नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करते हैं हम भारत संघ की और उसके राज्य क्षेत्र की। इसमें हम अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा करेंगे और इसमें हम भारत क्षेत्र व भारत संघ में भी आपको अंतर समझाएंगे और यह हमारा पहला भाग है, पहला पाठ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संघ एवं इसका क्षेत्र पार्ट 1। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम, दूसरी उसकी राज पद्धति का प्रकार कि भैया वहां पर किस प्रकार से शासन होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 में है 3 खंड। कौन से? 1(1), 1(2) व 1(3). पहले में क्या कहा गया है? पहले में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। इसमें इंडिया दैट इज भारत का जो प्रयोग किया गया है उसे लेकर प्रश्न उठता है कि संविधान निर्माताओं को एक ही देश के दो नामों का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी भाई? एक से काम नहीं चल रहा था क्या? फिर संविधान सभा में देश के नाम के मुद्दे पर काफी चर्चा हो चुकी है। कैसी? जो लोग भारत को प्राचीन परंपरा संस्कृति पर बल दे रहे थे उनकी इच्छा थी कि देश का नाम भारत होना चाहिए। दूसरी ओर कुछ नेताओं की राय थी कि इंडिया नाम से भारत को पूरे विश्व में पहचाना जाता है तथा आधुनिक नाम भी यही है, इसलिए देश का नाम इंडिया ही होना चाहिए। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भी उस समय भारत का नाम इंडिया ही था तथा हमारे देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो थे वो इंडिया नाम से ही हुए थे। चूंकि संविधान सभा विवाद के मामलों में सर्वसम्मति न हो पाने की दशा में समायोजन के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती थी, इसलिए उसने दोनों ही नामों को शामिल कर लेना उचित समझा कि भैया विवाद इस बात पर भी था कि इंडिया दैट इज भारत कहना ज्यादा उचित है या भारत दैट इज इंडिया, किंतु इस विवाद पर ज्यादा बल न देते हुए इंडिया दैट इज भारत अभिव्यक्ति को चुन लिया गया। इसका अर्थ यह है कि देश का औपचारिक नाम इंडिया है और इस कथन में प्रयुक्त शब्द यूनियन जो संघ है भी व्याख्या की अपेक्षा रखता है। संविधान सभा के समक्ष यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था कि भारत की शासन प्रणाली को एकात्मक ढांचे के अनुसार रखा जाए या संघात्मक ढांचे के अनुसार। संविधान सभा शुरू में राज्यों को ज्यादा पावर देने के पक्ष में थी कि भैया आप ज्यादा पावर ले लेना, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद उनकी यह राय बदल गई। वह समझ गई कि विभिन्न रियासतों से मिलकर बने देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की है। इसके लिए यह था कि केंद्र की शक्ति ज्यादा हो और राज्यों को इतनी स्वाधीनता ना दी जाए कि भैया कल को कोई राज्य खड़ा हो जाए कि भैया हमें अपना देश अलग से बनाना है, तो यह एक्सेप्टेबल नहीं होगा। भविष्य में किसी भी तनाव की स्थिति में राष्ट्रीय एकता पर खतरा उपस्थित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने यूनियन शब्द का प्रयोग करने के पीछे निम्न स्पष्ट कारण बताए हैं कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है कि भैया सारे राज्यों ने मिलकर भारत को नहीं बनाया है, भारत ने सब राज्यों को बनाया है कि कल को कोई राज्य खड़ा हो जाए कि बोलने लगे कि भाई मुझे अलग होना है, भारत देश से अलग होना है और अपना देश बनाना है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा राठौर साहब। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में संविधान सभा में भी कहा था कि अमेरिकियों को यह सिद्ध करने के लिए गृह युद्ध छेड़ना पड़ा था कि राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है तथा उनका फेडरेशन अविनाशी है। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का विचार था कि इस प्रश्न को अटकलबाजी या विवाद के लिए छोड़ देने की बजाय बेहतर यही है कि इसे पहले ही निपटा लिया जाए, आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया जाए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1(2) की, मतलब एक के दूसरे की। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे
जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाएंगे। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम और उनके भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1(3) की। भारत के राज्य क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। राज्य, पहला राज्य का क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। संविधान की प्रथम अनुसूची में सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के नाम तो दिए गए हैं, किंतु तीसरे वर्ग अर्थात अर्जित राज्य क्षेत्रों में कोई नाम नहीं दिया गया है। वर्तमान में इस अनुसूची के तहत 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्रों की सूची में वर्तमान में कोई क्षेत्र शामिल नहीं है। जब भारत ने पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम को फ्रांस से अर्जित किया था, मतलब जीता था, तो 1954 से 1962 तक उन क्षेत्रों की अर्जित राज्य क्षेत्रों के रूप में प्रशासित किया जाता रहा था, क्योंकि फ्रांसीसी संसद ने तब तक अध्यर्पण की संधि को अनुमोदित नहीं किया था। 1962 के बाद ये क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज बन गए। इनके अलावा भारत ने समय समय पर कुछ और भी विदेशी क्षेत्रों को अर्जित किया है, जैसे गोवा, दमन व दीव, दादरा और नगर हवेली, सिक्किम इत्यादि। किंतु अब सारे ही क्षेत्र राज्यों या संघ क्षेत्रों की सूची में शामिल हो चुके हैं। कोई भी अर्जित राज्य क्षेत्रों में शामिल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का क्षेत्र और भारत के संघ में अंतर। अनुच्छेद 1 के संबंध में ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि भारत का क्षेत्र तथा भारत का संघ जो है वो समानार्थक शब्द नहीं है, कि भैया ये दोनों एक नहीं है। वो कैसे? भारत संघ अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ वह क्षेत्र शामिल है जो 28 राज्यों का क्षेत्र है। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ 28 राज्य आते हैं, और जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित, मतलब 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों सहित वह सारा भूभाग शामिल हो जाता है जिस पर भारत की संप्रभुता का विस्तार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की। संविधान की अनुसूची 1 में राज्यों को जो सूची दी गई है, सभी राज्यों पर संविधान के उपबंध समान रूप से लागू होते हैं। पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। किंतु संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें पहले जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, और अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात अनुच्छेद 371, नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371 का, असम के लिए अनुच्छेद 371 खा, मणिपुर के लिए 371 गा, मणिपुर के लिए 371 गा, आंध्र प्रदेश के लिए 371 घा और डा, सिक्किम के लिए 371 चा, मिजोरम के लिए 371 छा, अरुणाचल प्रदेश के लिए 371 जा और गोवा के लिए 371 झा तथा कर्नाटक के लिए 371 णा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल्ड एरियाज और जनजातीय क्षेत्रों, ट्राइबल एरियाज के प्रशासन के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद दूसरे की। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों, मतलब रेस्ट्रिक्शंस और शर्तों, कंडीशन पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। कौन? संसद। कि भैया वो चाहे तो नया राज्य भी बना सकती है और राज्यों को भारत में शामिल भी कर सकती है। इसका अर्थ है कि संसद के पास 2 तरह की शक्तियां हैं। पहला, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, तथा दूसरा,
नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। इनमें से पहली शक्ति अर्थात नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही स्थापित हैं किंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। दूसरी शक्ति अर्थात नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति का संबंध उन राज्यों से है जो अभी स्थापित नहीं है किंतु भविष्य में उन्हें स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में भी राज्यों की तुलना में केंद्र का अधिक महत्व साफ साफ नजर आता है। नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने के लिए संसद को राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं है कि भैया संसद अकेले इसमें निर्णय ले सकती है। यदि उसे उचित लगे तो उसे ऐसा करने की पूरी छूट है कि भैया आप चाहो तो आप करो। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद के पास विभिन्न राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। पहला, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान प्रायः इतने ही थे। आगे चलकर 5वें और 18वें संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें कुछ बातें और जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा, 5वां संविधान संशोधन और 18वां संविधान संशोधन। 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया कि भैया आप भी आके सलाह इसमें दो। इसके तहत 2 व्यवस्थाएं की गई। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन का नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे कि भैया राष्ट्रपति की सिफारिश इसमें पहले लगेगी। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उन्हें उन पर राय देने के लिए निश्चित समय देगा कि भैया आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, आप अपनी राय भेज सकते हो और उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं 18वें संविधान संशोधन 1966 की। जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया जाना था, इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए। इन स्पष्टीकरणों का सार यह है कि संसद राज्य गठन की अपनी इस शक्ति के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण भी कर सकेगी, किंतु यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी कि उस विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र की किसी संस्था के पास भेजा जाए। अब बात करते हैं, क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 के संबंध में 1960 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया। यह प्रश्न था कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत कोई भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को दे सकती है या नहीं। इस विवाद का संबंध भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुए एक समझौते से था। यह समझौता दोनों देशों में अपने सीमा संबंधी विवादों को निपटाने के उद्देश्य से किया था कि भैया इस समझौते के माध्यम से हम अपना सीमा संबंधी विवाद निपटा लेंगे। इसके अनुसार बेरुवाड़ी संघ पश्चिम बंगाल में 9 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या उस समय 12,000 थी, भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था और कूच बिहार के कुछ क्षेत्रों की आपस में अदला बदली की जानी थी कि भैया कुछ क्षेत्र हमारा आप ले लो और आपका कुछ क्षेत्र हमको दे दो ताकि दोनों की लाइन सीधी हो जाए, तर्कसंगत हो सके। जब भारत सरकार इस समझौते के लिए आगे बढ़ी तो इसके विरुद्ध एक सशक्त जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भारत के राष्ट्रपति ने यह मामला अनुच्छेद 143 के तहत
जो कि राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं कि भैया हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सलाह इसमें दें। मामला अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा ताकि इस मुद्दे पर उसकी राय जानी जा सके। सर्वोच्च न्यायालय से जो प्रश्न पूछे गए थे राष्ट्रपति के द्वारा वो कौन से थे? वो थे बेरुवाड़ी संघ पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्या कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है या इसके लिए कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की शक्ति ही पर्याप्त है। यदि वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है तो इसके लिए अनुच्छेद 3 ही पर्याप्त है या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना जरूरी है या दोनों प्रक्रियाएं ही जरूरी है। इन प्रश्नों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 3 भारत के राज्य क्षेत्रों के आंतरिक पुनर्नियोजन से संबंधित है। उसमें यह निहित नहीं है कि देश का कोई भाग विदेशी राज्य को अर्पित किया जा सके। अतः बेरुवाड़ी संघ से संबंधित समझौते का क्रियान्वयन निम्न तरीकों से किया जा सकता है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से बेरुवाड़ी संघ को भारतीय राज्य क्षेत्र से हटा दे या संसद संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 3 में लिख दे कि इसके तहत भारत का कोई भाग किसी अन्य देश को अर्पित किया जा सकता है और उस संशोधन के बाद अनुच्छेद 3 के तहत साधारण विधेयक पारित करके बेरुवाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दे। उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानते हुए भारतीय संसद ने 1960 में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया ताकि पाकिस्तान के साथ हुए समझौते को क्रियान्वित किया जा सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद को अन्य विदेशी क्षेत्र अर्जित करने या अपने भूभाग का कोई अंश किसी अन्य देश को अर्पित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के पास ये दोनों शक्तियां होनी आवश्यक है। इसलिए भारत राज्य भी उपयुक्त विधि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अपने भूभाग को अर्पित तथा अन्य भूभागों को अर्जित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत में 100वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय किया गया और मई 2015 को यह अधिनियम भारत के राजपत्र में भी अधिसूचित कर दिया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यदि संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि के द्वारा नए राज्यों की स्थापना या किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा आदि में बदलाव करने के लिए संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करती है तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के अनुरूप संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि संसद को संविधान में संशोधन करने के लिए जिस तरह की विशेष प्रक्रियाओं व विशेष बहुमत आदि की जरूरत पड़ती है वे बाध्यताएं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुसार निर्मित होने वाली ऐसी विधियों पर लागू नहीं होंगी। इन्हें साधारण बहुमत के माध्यम से ही पारित किया जाना संभव होगा। यह सुविधा सिर्फ पहली और चौथी अनुसूची में होने वाले परिवर्तनों तक सीमित है। पहली अनुसूची का संबंध राज्यों के नाम व क्षेत्रफल से है, जबकि चौथी अनुसूची में यह बताया जाता है कि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के पास राज्यसभा में कितने स्थान होंगे। यदि संसद अपनी विधि में इन दोनों अनुसूचियों के अतिरिक्त जैसे अनुच्छेद 371 के तहत कोई विशेष सुविधा देने के लिए संविधान के किसी हिस्से में बदलाव करना चाहती है तो उसे संविधान संशोधन की सुनिश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए। थैंक यू।